स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अन अकेडमी। आई अंडरस्टैंड कि आप सभी के लिए अब ये वक्त बहुत क्रूशियल हो चुका है क्योंकि अब आपके एग्जामिनेशन को जस्ट एक दिन बचा है। बहुत कम समय है और इतने सारे सवाल जवाब मन में आ रहे हैं कि क्या रिवाइज करे, क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, कितना याद है, कितना याद नहीं है, क्योंकि इतना सारा कुछ पढ़ चुके हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्या याद रह गया है और क्या नहीं। ये सभी स्टूडेंट्स के मन में इतनी हलचल मची होगी। तो आई एम हेयर, मैं आज आप सभी के सामने इस हलचल को शांत करने आई हूँ, इस क्यूरियोसिटी को शांत करने आई हूँ। आपका जो एक कंफ्यूजन है, क्वेश्चन मार्क है आप सभी के दिमाग में कि क्या पोर्शन पढ़ा जाए, क्या रिवाइज किया एट दिस लास्ट मोमेंट, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। आई कैन अंडरस्टैंड इतना वास्ट सिलेबस जो हम इतने महीनों से पढ़ते आ रहे थे, वो सब एक दिन में कैसे रिवाइज होगा। दैट्स इज लाइक वेरी डिफिकल्ट, और इतने बर्डन के साथ कभी एग्जाम देना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ जो आज के दिन, जो अब आपको रिवाइज करना चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशंस, एंड आई थिंक दे आर रेलेवेंट टॉपिक्स। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। एक एक करके मैं हर सब्जेक्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगी जो आज आपको दिन भर में रिवाइज करना चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये नहीं कहूँगी मैं कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक से पेपर आएगा, बट अगर आप ये टॉपिक्स एक दिन पहले रिवाइज करते हैं तो बहुत सारा पोर्शन ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। जैसे कि अगर आपने एडवर्टीजमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो 50 मार्क्स का जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है, जिसमें अगेन एज आई सेड उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, कुछ टॉपिक्स मेंशन है कि यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे, ये पार्ट को प्रेफरेंस दी जाएगी, कि उसमें क्लियरली मेंशनड है। तो और वो टॉपिक्स कौन से हैं, तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, रिट्स, फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल। अब इनमें क्या पढ़ें बेसिकली, तो देखिए फंडामेंटल राइट्स पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 सारे प्रोविजंस एकदम बोलते ना, एकदम घोट के पी जाइए। इतना मैंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम ब्रीफ कर दिया है आप सभी के सामने। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे तो इसी पार्ट से सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। और अभी भी आपका जो एडवर्टीजमेंट रहा है, नोटिफिकेशन रहा है जेलों का, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि ये टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो फंडामेंटल राइट्स स्टेट की डेफिनेशन में कौन आता है, कौन नहीं आता है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। कहाँ से कहाँ तक राइट टू इक्वालिटी है, कहाँ से कहाँ तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है। मतलब एक एक आर्टिकल इन डेप्थ आपको पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स का। देन मूविंग अहेड, डीपीएसपी पूरे 36 से 51 हर डीपीएसपी किस बारे में बात करता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे एडिशनल बताऊंगी, जैसे कुछ डीपीएसपी, एक डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्लैश है कि वो दोनों में आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कौन सा नहीं है, इस टाइप के ऑप्शंस आते हैं। तो बहुत क्लियरली याद कर लीजिएगा कि 36 से 51 में कौन कौन से डीपीएसपीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। सिमिलरली आप फंडामेंटल ड्यूटीज को भी पढ़ लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बात करते हैं रिट्स की। 5 रिट्स हैं, पांचों रिट्स का मतलब, जैसे हिबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी, मैंडमस, वी कमांड, सर्शियोरारी, टू बी सर्टिफाइड, प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड, क्वो वारंटू, बाय व्हाट अथॉरिटी। नाम तो पता होना चाहिए ये किसके अगेंस्ट लगाई जा सकती है। जैसे सर्शियोरारी जो है जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट लगाई जाती है, तो हर रिट किसके अगेंस्ट लगाई जा सकती है ये आप पढ़ लीजिए। देन बात करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कैसी क्या फंक्शनिंग है, इनकी जो पावर्स हैं वो सारी चीज़ें, और अटॉर्नी जनरल उससे रिलेवेंट प्रोविजन जो है, जैसे आर्टिकल 76 उनको क्या राइट टू स्पीच है कब है, राइट टू वोट है कब है, ये सारे पावर्स जो है। यानी ये इतना पार्ट आप कॉन्स्टिट्यूशन का रिवाइज कर लीजिए, एंड आई वुड से अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स आपको इसमें देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मार्क्स कैरी कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। मिनिमम 2 आवर्स आप दे के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीपीसी की। तो देखिए आपके सामने जो आपको ये सेक्शंस दिख रहे हैं, सिर्फ यही नहीं पढ़ना है। पहले डिकोड कर देती हूँ सिंपल सी भाषा में। जो हमने अगर नोटिफिकेशन देखा है उसमें यह है कि जो गवर्नमेंट ऑफिस में ज़्यादा यूज होते हैं प्रोविजंस, वो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, दे विल बी प्रिफर्ड।
तो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखा है कि किस टाइप के प्रोविजंस हैं, सेक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को आप रेफरेंस यूज़ करके इस टाइप के जो सेक्शंस और ऑर्डर्स हैं उनको आप याद करेंगे। जैसे डेफिनेशन, हर सब्जेक्ट का डेफिनेशन तो आपको पता होना चाहिए। चलिए एक और चीज़ है एडिशनल ऐड कर देती हूँ। कोई भी लॉ पढ़ रहे हैं, सीपीसी पढ़ रहे हो, सीआरपीसी पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन, सबके चैप्टर्स का नाम, या अगर जैसे हम बात करते हैं पार्ट्स हैं, अगर उसमें पार्ट का नाम, चैप्टर का नाम, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ एडिशनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड करूंगी, सारे पार्ट्स के नाम के साथ साथ आप स्केड्यूल्स भी याद कर लीजिए। सारे स्केड्यूल्स को आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है सारी स्केड्यूल्स पढ़ना कि कौन सा स्केड्यूल किससे डील करता है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, तो ये एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। डेफिनेशन क्लॉज सभी की पढ़नी है, कौन सा सेक्शन किससे डील करता है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। रेस जुडिकाटा, सेक्शन किस सेक्शन में डील किया गया है। नोटिस, कितने महीने का नोटिस दिया जाता है, कब एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इनहेरेंट पावर्स, कौन से सेक्शन में, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कितने तरीके हैं डिस्प्यूट को आउटसाइड कोर्ट सेटल करने के। रिविजन, रेफरेंस रिव्यू, ये सब कुछ। अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट का सेक्शन, इंटरेस्ट कितना लगता है, कॉस्ट कितना पे करना होता है। कोर्ट विच पास द डिक्री में कौन कौन से कोर्ट्स आते हैं। और ये क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। प्रॉपर्टी जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में लाइबल है टू बी अटैच्ड एंड टू बी सोल्ड। फिर डिसीजन वेयर अपील हर्ड बाय टू और मोर जजेस। तो ये कुछ मैंने एक रेफरेंस दिया है आप सभी के सामने उन सेक्शंस का जो गवर्नमेंट ऑफिस में यूज होते हैं। तो डू गो थ्रू दी सेक्शंस, इनके टाइटल, इनका सेक्शन नंबर, इस तरह से। सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, गवर्नमेंट ऑफिस के कुछ रेलेवेंट सेक्शन जो गवर्नमेंट ऑफिस में ज़्यादा यूज होते हैं वो सेक्शंस मैंने रेफर किए हैं। आप और भी सेक्शंस को देख सकते हैं, जैसे कि कमीशन कब इशू होता है, किन केसेस में, किस, अगेन दैट इज ऑल्सो रेलेवेंट। तो आपको ये रेफरेंस मिल गया है किस टाइप के सेक्शन को एक बार आपको रिवाइज करना है। फिर बात करते हैं हम ऑर्डर की। अगेन, तो पार्टीज टू सूट, जैसे ऑर्डर 1, फ्रेम ऑफ सूट, इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स, प्लेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, जैसे ये दो जो ऐसे ऑर्डर्स हैं जो आपको ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग वाले पार्ट में भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। appearance of parties, admission, settlement of issues, hearing of the suit and examination of witnesses, judgment, decree, execution, article 21 अपने आप में काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। इन डेप्थ आप नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट ये जितने भी मैंने लिखे हैं इनकी हेडिंग्स तो कम से कम पढ़ लीजिए। इनके अंदर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत आपको बहुत रेलेवेंट लगता है, ऊपर ऊपर से एक रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन ऑर्डर्स को ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम सीआरपीसी के। अगेन सीआरपीसी के लिए भी मैंने आपके सामने कुछ ऐसे सेक्शंस रखे हैं जो गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और इनको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगी कि सीआरपीसी और सीपीसी दोनों मिला के जो है 50 मार्क्स का पेपर है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन अकेला 50 मार्क्स है, यानी आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, इसलिए मैंने 2 आवर्स बोला है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। आगे बात करते हैं सीआरपीसी सीपीसी दोनों मिला के 50 क्वेश्चन है, कोई इंडिविजुअल बाइफर्केशन एज सच इसमें नहीं दिया है। तो देख सकते हैं आप ये प्रोविजंस एक बार गो थ्रू कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए जैसे आपको ठीक लगता है। ये कुछ सजेशंस हैं, ये कुछ प्रोविजंस है, सेक्शंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफिस में यूज किए जाते हैं। और याद रखिए डेफिनेशन क्लॉज तो करना ही है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, वो करना ही है। और सफिशिएंट इतने ही पढ़ के नहीं जाना है, अगेन आई एम टेलिंग यू दीज आर रेफरेंस सेक्शंस जो गवर्नमेंट ऑफिस में ज़्यादा यूज में आते हैं। आगे बात करते हैं, जैसे अगर आप यहाँ देख रहे हैं मैंने लिखा है इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, आईओएस एंड ड्राफ्टिंग कन्वेंसिंग। तो इनमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए इनमें अगेन सबसे पहले अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट कॉमनली अगर हम बात करते हैं, सभी के चैप्टर पार्ट के नाम, नेम्स ऑफ ऑल दी चैप्टर्स एंड पार्ट्स, ये तो आपको सब याद करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इनसे। दूसरी चीज जो आपको कवर करनी है दैट इज, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि, जैसे कि अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में जो है कुछ जैसे कि प्ली ऑफ एलिबाई से रिलेटेड सेक्शन कौन सा है, रेस जस्टाई, इस टाइप की जो वर्ड्स यूज किए, फ्रेजेस यूज किए गए हैं, ये आप सभी पढ़ लीजिए। ऑल टाइप्स ऑफ फ्रेजेस जो इस तरह मैग्जिम्स और लैटिन टर्म्स जो यूज किए गए हैं या फ्रेजेस यूज किए गए हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। फ्रेजेस,
या टर्म्स जो भी है, ये सभी में, चाहे वो इंडियन एविडेंस एक्ट हो, लिमिटेशन हो, सभी में आपको ये पढ़ना है। ओके। इसके बाद आपको जैसे लिमिटेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो आप ये जो आर्टिकल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स किए, एक बार बस उनको रिवाइज कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं, उसमें स्पेशल क्लास में मैंने कवर करवाए हैं। उसमें जो रेलेवेंट आर्टिकल्स, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो गया, डिफेमेशन हो गया, इनका लिमिटेशन पीरियड जो है वो आप अच्छे से पढ़ लें अपार्ट फ्रॉम प्रोविजंस, क्योंकि आर्टिकल्स तो बहुत कम है। लिमिटेशन में हेडिंग्स आप ऐसे ही रिवाइज कर सकते हैं उसकी। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बात करते हैं, तो सारे जितने भी जैसे हार्मोनियल कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो ये सबका मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। गोल्डन रूल क्या होता है, ये सबका मतलब, सबका एटलीस्ट एक एक बार रिवाइज कर लीजिए, व्हाट डज दैट मीन। फिर ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग के लिए जो है सीपीसी के ऑर्डर 678 को तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ऑर्डर 678 ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेंट, प्लीडिंग्स, रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ, काउंटर क्लेम, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इनमें क्या रूल्स फॉलो होते हैं, ये सब कुछ आपको एक ड्राफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। तो आई थिंक दैट विल बी इनफ अगर आप इसको 1.5 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली दें। और अगेन सीपीसी सीआरपीसी के लिए भी 1 to 2 आवर्स, वो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी आपकी कैसी क्या प्रिपरेशन है। आगे बात करते हैं जनरल हिंदी की। आई नो अगेन ऐसा कोई टॉपिक आ गया है जो सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द रहा है, बट अगर आप जानते हैं तो इस सरदर्द को मैंने स्पेशल क्लास ऐप पे आप दूर किया है बाय टेकिंग स्पेशल सेशंस ऑफ संधि एंड समास। संधि समास के मैंने स्पेशल सेशंस लिए हैं। अलग अलग टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है क्विज के फॉर्मेट में वहाँ स्पेशल क्लास पे डिस्कस कराइए। तो पहले तो ये बता देती हूँ, स्पेशल क्लास जो है वो कंडक्ट होती है एकदम फ्री एन अकेडमी ऐप पे, आप जाके अभी भी देख सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट्स है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करे हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब क्या क्या पढ़ना है, एक बार रिवाइज करना है। देखिए इन सब्जेक्ट, इन टॉपिक्स में जो ज़्यादा आपको प्रॉब्लमैटिक लगे वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि पर्यायवाची विलोम शब्द की कोई लिमिट नहीं है। और साथ में जैसे कि जो हमारा एक मैराथन सेशन हुआ है, वहाँ भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची विलोम कराए, अब वो भी गो थ्रू कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसके लिए मुहावरे, लोकोक्तियाँ जितनी आप पढ़ सकते हैं एक एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना है, ध्यान रखिएगा सारे चारों ऑप्शन सिमिलर नजर आएंगे आप सभी को। और जैसे मैं कहती हूँ नहीं, नॉट, इन शब्दों को इग्नोर ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका एक नंबर ले जाएंगे आपसे। फिर हम बात करते हैं संधि समास, इनको तो छोड़ना ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं होना चाहिए छोड़ने का, क्योंकि इसको आप लिमिट कर सकते हो कि संधि का आपने हर प्रकार पढ़ लिया, समास का हर प्रकार पढ़ लिया। जाइए स्पेशल क्लास में थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। तत्सम तद्भव शब्द, इनके भी कुछ जितने आप वर्ड्स एक बार देख सकते हैं, प्लीज गो थ्रू इट। चिन्ह भी नहीं छोड़ना है, हर चिन्ह के नाम जो है, किसको अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, किसको किस नाम से जाना जाता है, सभी पढ़ लें आप एक बार, सभी चिन्हों के नाम पढ़ लीजिए। फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द, देखिए इन ये तो एग्जॉस्टिव बिल्कुल भी नहीं है, आई अंडरस्टैंड, ये इनकी कोई लिमिट नहीं है इन चीज़ों की। जितने आप रिवाइज कर सकते हैं एक बार जस्ट गो थ्रू देम एंड प्रीवियस ईयर को रिवाइज कर लीजिए फॉर नाउ, फॉर दिस टाइम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक एक बार सभी को देख लीजिए कि क्या किस में कन्वर्ट होता है, इनके एक बार रूल्स देख लीजिए। एक्टिव पैसिव वॉइस ये तो दोनों पढ़ना है एनी हाउ। टेंस के बेसिक रूल्स, रूल्स भी मत, जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि लास्ट टेंस अपने आप में बहुत काफ़ी बड़ा टॉपिक है, एक दिन में टेंस नहीं पढ़कर आता है, इट नीड्स मोर एंड मोर ऑफ प्रैक्टिस, आई अंडरस्टैंड दिस। आर्टिकल्स ए एंड द बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बट फिर भी गलतियां होती हैं। ट्रांसलेशन कैसे आते हैं, जैसे कि मैंने नोटिंग शब्द हो गया, अपरिहार्य शब्द हो गया, एक एक वर्ड ऐसे आ जाएगा जिसका आपको लीगल टर्म बताना है, तो वो आप ज़रूर पढ़ें। प्रोबेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में उसे क्या बुलाते हैं, इस तरह के कुछ शब्द। देखिए अब आपको ये है कि अगर पूरे सब्जेक्ट से आप नहीं पढ़ पा रहे, इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है, तो वो सब्जेक्ट ये जो मैंने आपको बताया है वो सब्जेक्ट के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए।
जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल हमको नहीं आता, इसमें ज़्यादा डाउट है, मान लीजिए किसी का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स के जो है इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए। इस तरह से आप अपनी स्टडी को प्लान कर सकते हैं। वर्ड्स एंड फ्रेजेस जैसे नीड ऑफ द आवर, ये एक वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं। इसका मतलब क्या होता है, इस टाइप के फ्रेजेस जितने आप पढ़ सकते हैं प्रीवियस ईयर के पढ़ लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे कि अगर मैंने लिखा ही, तो उसके साथ गोज ही आएगा, लेकिन आई के साथ गो आता है, राइट। इस टाइप के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे। तो एज आई सेड कि पहले एक चीज़ और, इंग्लिश 25 मार्क्स कैरी करता है, हिंदी भी अपने आप में 25 मार्क्स कैरी करता है, और ये जो सब्जेक्ट है, ये पूरे जितने सब्जेक्ट्स ये पूरे मिला के 50 कैरी कर रहे हैं। तो अब आप बहुत स्मार्टली याद कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है, तो लास्ट मोमेंट पे हमको अगर टाइम की कमी है तो हम किस सब्जेक्ट पे वेटेज दें। तो देखो हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना चाहिए, दिस विल बी माय सजेशन। सिर्फ लॉ पढ़ने के चक्कर में हम नॉन लॉ जो अवॉइड कर देते हैं, हम अपने मार्क्स खो देते हैं। सो आई थिंक एक कुछ हद तक मैं आप सभी की हेल्प कर पाई हूँ लास्ट मोमेंट पे किस टॉपिक्स को प्रिपेयर किया जाए उस चीज़ के लिए। सो एट लास्ट आई वुड जस्ट से ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस। एक मेरी टिप लेना जो हमेशा मैंने यूज़ की है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, दैट एग्जाम से कुछ घंटों पहले अवॉइड कीजिएगा कि आप कुछ ना पढ़ें। आप अपने माइंड को एकदम एम्प्टी रख के जाइए एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम बिफोर फ्यू आवर्स। अगर आप अपने माइंड को ओवर ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो उस टाइम आप जो सोचने की एक कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। अदरवाइज ऐसा होता है कि जितने क्वेश्चन से आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर पढ़े हैं, बट थोड़ा आपको अपने माइंड को प्रेशर देना होता है, थोड़ा सोचना होता है, बट ऑलरेडी अगर आप अपने माइंड को ऑक्यूपाई करके जा रहे हैं तो आप सोच नहीं पाते। तो जस्ट फ्यू आवर्स बिफोर द एग्जामिनेशन जस्ट अवॉइड टू रिवाइज, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। बिल्कुल किसी और को पढ़ता हुआ देखकर एक्सेस नर्वस नहीं होना है। वी हैव डन एवरीथिंग, इट्स द टाइम टू जस्ट शो आवर प्रिपरेशन। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस, एंड बिल्कुल ब्रेक अ लेग। थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको लगा कि मेरा ये पूरा गाइडेंस आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल था, तो ये सेशन सभी के साथ डू शेयर इट, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमाइंडर्स आपको आने वाले सभी एग्जाम्स में मिलती रहेंगी। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, और साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। एज आई ऑलवेज से इन माई सेशंस, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।